चैनल। आज हम अपनी क्लास में करेंगे वर्षा का टॉपिक कि वर्षा क्या होती है और इसके प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि वर्षा क्या होती है। हम सब देखते हैं कि जो जल है जब वो तरल रूप में नीचे की तरफ आता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। मतलब जो जल हमारा है वो बूंद के रूप में पृथ्वी पर आता है, तो तरल रूप में होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं। तो ये जो वर्षा है ये किस प्रकार से होती है, तो इसकी क्या प्रक्रिया है वो देखिए। जैसे हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो किसका है, जल का है। तो ये जो जल है, जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है तो जल जो है वो गैस रूप में परिवर्तित होना शुरू कर देता है। जैसे देखिए हम जब जल है, जल को बॉईल करते हैं तो जल की जो भाप है, जल जो है वो भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, जल का वाष्पीकरण होता है। जब सन की लाइट यहाँ पे पड़ती है तो जल का जब वाष्पीकरण होता है तो जल जो है गर्म होकर ऊपर उठने लग जाता है। ठीक है, जो गर्म जल है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा और उसका स्थान घेरने के लिए जो ठंडी जल राशि है, ठंडी हवा है, वो यहाँ पे आने शुरू कर देती है। तो जो ये भाप है, जल है, वाष्पीकरण होके क्या होगा, हवा गर्म हो जाएगी, गर्म होके ऊपर की तरफ उठने लग जाती है और ऊपर जाकर जो है क्लाउड की फॉर्म में जो है ऊपर ये जो जल राशि है, भाप जो है वो यहाँ पे जमा हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जब जो हमारी हवा है, हवा में जो हवा संतृप्त हो जाती है, मतलब जो आर्द्रता सामर्थ्य है, मैंने आर्द्रता का टॉपिक कराया तब मैंने बताया था आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है। जब हमारी आर्द्रता सामर्थ्य और निरपेक्ष आर्द्रता जो है वो बराबर हो जाती है तो ये जो जल है, जो ये संघनन, यहाँ पे जो ये क्लाउड बना है, यहाँ पे संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जो जल है जो कि गैसीय रूप में है वो तरल रूप में क्या होता है, पृथ्वी पर आना शुरू कर देता है। और ये बादल भी जो है ना, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन से बादल यहाँ पे बनते हैं, तो यहाँ पे जो है कपासी मेघ बनते हैं। कैसे मेघ बनते हैं, कपासी मेघ बनते हैं और यहाँ पे संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और संघनन की प्रक्रिया होने से जो जल है वो बूंद के रूप में या तरल रूप में जो है हमारी पृथ्वी पर आना शुरू कर देता है और इसी को हम बोलते हैं वर्षा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एक एग्जाम में, हमारा जो नेट का एग्जाम होता है, नेट के एग्जाम में पूछा गया था कि जब हमारी जो जैसे कुछ चार ये दे दिए गए थे पॉइंट, कैसे, वाष्पीकरण, संघनन, बादल और वर्षा, ये चार पॉइंट हमें दे दिए गए और बोल दिया गया कि इनको क्रम के अनुसार लगाइए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के बाद जो है बादल बनता है, बादल बनने के बाद संघनन की प्रक्रिया होती है और संघनन के बाद क्या होता है, वर्षा प्रारंभ होती है। जल तरल रूप में पृथ्वी पर आना शुरू कर देता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्या, क्रम इनका। तो आपको याद होना चाहिए, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्षा किस प्रकार से होती है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि फुहार क्या होती है। जब ये जल की जो बूंदे है ना, बहुत ही सूक्ष्म, फुहार क्या होती है, फुहार, जब ये जो जल की बूंदे हैं बहुत ही सूक्ष्म और समान रूप से ऊपर से नीचे की तरफ तो आती है लेकिन हवा की दिशा में प्रवाहित होती है और ये जो है 0.5 सेंटीमीटर की होती है। तो इस प्रकार की बूंदों को या इस प्रकार के कणों को, जल के कणों को हम क्या बोलते हैं, फुहार बोलते हैं। इसके अगर देखिए पूछा जा सकता है कि ओला, ओला क्या होता है, ओला या फिर हेल बोल सकते हैं, हेल क्या होता है। तो जब ये जो हमारी वर्षा है, जो तरल बूंदे हैं वर्षा की, यहाँ पे गोल और ठोस रूप में, मतलब हिम के रूप में होंगी, ठोस होंगी और सकेंद्रीय परतों के रूप में पाई जाएंगी। मतलब ये है कि इसके ऊपर परतें बिछी होती है, परत दर परत पाई जाएंगी और ये क्या होंगी, गोल और कठोर रूप में विद्यमान होंगे। तो इसको हम बोलते हैं क्या,
ओला। ठीक है, इसमें जो है हिम की परतों के रूप में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है पूछा जा सकता है कि सहिम वृष्टि या सहिम वर्षा क्या होती है। तो ये जो सहिम वर्षा है, जल वृष्टि, सहिम वर्षा या सहिम वृष्टि भी पूछा जा सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वृष्टि का मतलब ही क्या है, वर्षा है। तो यहाँ पे जो जल वृष्टि है और हिम वृष्टि, इसके मिश्रण को ही क्या बोलते हैं हम, सहिम वृष्टि बोलते हैं। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है सहिम वृष्टि क्या होती है, जल वृष्टि और हिम वृष्टि का जो मिश्रण है उसी को हम क्या बोलते हैं, सहिम वृष्टि बोलते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि जो वर्षा है, वर्षा के कितने प्रकार है, मतलब जो वर्षा है वो कितने प्रकार से हो सकती है। तो यहाँ पे तीन मुख्य हम देखते हैं टाइप वर्षा के कि किस किस प्रकार से वर्षा होती है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा आता है संवहनीय वर्षा, कन्वेंशनल रेन, संवहनीय वर्षा। तो ये जो संवहनीय वर्षा है ये किस प्रकार की वर्षा है। देखिए संवहनीय वर्षा में क्या होता है, संवहनीय वर्षा में हमारे जलीय जो राशि है, जलीय राशि से वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण होकर जो हमारी ये जलीय राशि है पृथ्वी पर, यहाँ से सन की रोशनी यहाँ पे पड़ती है। जैसे हमारी ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर सन की लाइट एकदम सीधे पड़ती है, तो यहाँ से जो है सन की रोशनी यहाँ पे पड़ेगी। तो यहाँ पे पड़ने के कारण यहाँ से पे जो जल राशि है उसका क्या होगा, वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण होकर जो हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देंगी और ऊपर उठकर जो है बादल का निर्माण कर देंगी। और ये जो बादल है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस प्रकार के जो बादल बनते हैं वो कपासी बादल बनते हैं, यहाँ पे कपासी मेघ बनते हैं। और मेघ बनने के बाद यहाँ पे संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन की प्रक्रिया के बाद जो है वर्षा प्रारंभ हो जाती है और जो हमारा जल है वो तरल फॉर्म में आ जाता है, तरल रूप में पृथ्वी पर आना शुरू कर देता है। इस प्रकार की वर्षा को हम बोलते हैं संवहनीय धारा या संवहनीय वर्षा। ठीक है, क्योंकि संवहनीय धारा यहाँ पे चलती है और यहीं से जो जल है वो वाष्प के रूप में ऊपर जाता है और कपासी मेघ यहाँ पे बनते हैं। और फिर क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया होगी। संघनन की प्रक्रिया के दौरान जो है जो हमारा गैसीय फॉर्म में जो जल था वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तरल रूप में पृथ्वी पर आना शुरू कर देता है और इन्हीं बूंदों को हम बोलते हैं संवहनीय वर्षा। इस प्रकार की वर्षा की विशेषता यह है कि ये जो वर्षा है ये केवल और केवल भूमध्य रेखीय भागों में अधिकतर होती है। भूमध्य रेखीय जो भाग है यहाँ पे ये इस प्रकार की वर्षा देखने को मिलती है। और ये जो वर्षा है कौन सी, संवहनीय वर्षा, इसमें कपासी मेघ बनते हैं जो कि कम समय के लिए और मूसलाधार वर्षा करते हैं। वर्षा जो होती है वो कम टाइम के लिए होती है, कम समय के लिए वर्षा होती है, लेकिन मूसलाधार वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्षा होती है वो मूसलाधार वर्षा होती है और इसमें जो है वाष्पीकरण, पूरा दिन जो है वाष्पीकरण होता है और प्रत्येक दिन जो भूमध्य जो रेखा है इसके आसपास जो वर्षा होती है वो हर दिन क्या होती है, 2 से 3, दोपहर के बाद 2 से 3 बजे के बीच में होती है। 2 से 3 बजे जो है वर्षा शुरू हो जाती है और 4 बजे जो वर्षा है वो क्या होगी, बंद हो जाती है। आसमान साफ हो जाता है, मौसम जो है वो एकदम क्या होता है, सुहावना हो जाता है। 2 से 3 बजे वर्षा शुरू होती है, मूसलाधार वर्षा होती है लेकिन कम टाइम के लिए होती है और 4 बजे क्या होता है, 4 बजे जो है वर्षा बंद हो जाती है। ये थी हमारी कौन सी वर्षा, संवहनीय वर्षा। तो संवहनीय वर्षा में कहाँ पे होती है ये वर्षा, ये वर्षा होती है हमारी भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहां पे जो है ये वर्षा होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सन की जो लाइट है वो एकदम
सीधे होती है और सीधे होने से यहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, पूरा दिन वाष्पीकरण होता है और 2 से 3 बजे के बाद जो है वर्षा शुरू हो जाती है और 4 बजे जो है वर्षा बंद हो जाती है। और जो वर्षा होती है वो कैसी होती है, कम समय के लिए और मूसलाधार वर्षा होती है, इसीलिए जो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो कीचड़ भरा होता है, उमस भरा होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा वर्षा का दूसरा टाइप आता है, दूसरा टाइप देखिए, पहली तो हमारी थी कन्वेंशनल रेन या संवहनीय वर्षा, दूसरी जो प्रकार की वर्षा है वो होती है हमारी पर्वतीय वर्षा। कौन सी वर्षा? पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा। अब इस प्रकार की जो वर्षा है इसमें क्या होता है, जब वायु चलती है तो उसके मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए जो हमारी जो वायु है, यहाँ पे आर्द्र वायु जा रही है और बीच में कोई हमारा पर्वत आ गया है, तो पर्वत ने क्या किया है, अवरोध उत्पन्न किया है, अवरोध के रूप में काम करता है। और यहाँ पे जो वर्षा है पर्वत से टकराकर, जो हमारी गर्म हवाएं हैं जो यहाँ पे पर्वतों से टकराकर वर्षा करती है, और वर्षा करने के बाद यहाँ पे जो है इनकी नमी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रिगर इफेक्ट काम करता है और ये जो हवाएं हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ उठती है और ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ जैसे जैसे हवाएं उठती है तो ऊपर जो है शुष्क एडियाबैटिक प्रक्रिया के दौरान ये जो हवाएं हैं वो क्या होती है, ठंडी होती है। शुष्क एडियाबैटिक प्रक्रिया में क्या होता है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो हमारा 10 डिग्री सेल्सियस है वो कम हो जाता है और वायु क्या होती है, संतृप्त हो जाती है। तो यहाँ पे जो है हवाएं यहाँ पे पर्वतों से टकराने के बाद वर्षा करने के बाद यहाँ पे जो है संघनन की प्रक्रिया हुई और संघनन की गुप्त ऊष्मा रिलीज होती है। जब देखिए जो हमारी जल है वो गैसीय रूप से जब तरल रूप में आता है तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा एनर्जी जो है रिलीज होती है, उसी को हम बोलते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं, संघनन की गुप्त ऊष्मा। और ये जो है ये इन हवाओं को ऊपर की तरफ उठा देती है। और देखिए जो हमारा यहाँ पे ये जो हवाएं हैं पर्वतों के साथ साथ ऊपर उठती है और इसी ऊपर उठने को हम बोलते हैं ट्रिगर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, ट्रिगर इफेक्ट या ट्रिगर प्रभाव। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ट्रिगर प्रभाव क्या होता है। तो ट्रिगर प्रभाव क्या होता है कि पर्वतों द्वारा वायु के ऊपर उठने में जो सहायता मिलती है उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रिगर इफेक्ट। और ये जो सहायता है यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे जो है जल गैसीय रूप से तरल फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे जो संघनन की गुप्त ऊष्मा है वो रिलीज होती है और गुप्त ऊष्मा जो है ये वायु को ऊपर उठने में मदद करती है। ऊपर उठती है तो शुष्क एडियाबैटिक प्रक्रिया से ये जो हवा है वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है और वायु जो है संतृप्त हो जाना शुरू हो जाती है, संतृप्त हो जाती है। देखिए वर्षा के लिए एक प्रमुख कारण वायु का संतृप्त होना भी बहुत जरूरी है। क्यों, अगर वायु संतृप्त हुई ही नहीं है मतलब जो वायु है, वायु ने जितनी नमी ग्रहण करनी है उतनी नमी उसने ग्रहण की ही नहीं है, उसका जो आर्द्रता सामर्थ्य और आर्द्रता निरपेक्ष जो है वो क्या है कि एक बराबर हुआ ही नहीं है, तो वर्षा कैसे होगी। जितनी वायु को नमी लेनी है अगर उसने उतनी नमी ले ली है तभी तो तरल रूप में आएगी, वर्षा शुरू होगी। अगर उसमें खुद में इतनी कैपेसिटी है कि वो और नमी को ग्रहण कर सकती है तो वर्षा कहाँ से होगी। तो यहाँ पे आर्द्रता सामर्थ्य या वायु का संतृप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये वायु संतृप्त कब होती है, जब शुष्क एडियाबैटिक प्रक्रिया से ही ठंडी होती है। ठीक है, तो अब ये जो हवा है वो क्या होती है, ऊपर की तरफ जाते हुए यहाँ पे भी क्या करती है, वर्षा करती है। लेकिन ये जो हमारा पर्वतों की सम्मुख ढाल है यहाँ पे ही ज्यादा वर्षा होती है, इसके विपरीत साइड पर मतलब पर्वतों का जो विमुख ढाल है वहां पे वर्षा बहुत कम देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे जो है जब ये वायु दूसरी तरफ पहुंचती है तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये हमारा वर्षा
विहीन क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्षा जो हमारी वायु है, वायु जितने भी नमी लाई है यहाँ पे वर्षा कर दी है, और यहाँ पे जो वायु है यहाँ पे वर्षा नहीं कर पाती है, क्योंकि वर्षा जो हमारे ये वाला जो क्षेत्र है पर्वतों का विमुख ढाल कहलाता है, और यहाँ पे जाते जाते वायु की जो नमी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, पर्वतीय वर्षा। तो आपको समझ आ ही गया होगा पर्वतों से टकराकर वर्षा किस प्रकार से होती है। तीसरा हमारा यहाँ पे आता है चक्रवातीय वर्षा। अब देखिए चक्रवातीय वर्षा कैसे होती है। तीसरी जो हमारी वर्षा है, और देखिए ये जो हमारी पर्वतीय वर्षा है विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो पर्वतों से टकराकर ही होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार की वर्षा होती है, तो पर्वतीय वर्षा जो है ये विश्व में सर्वाधिक देखने को मिलती है। तीसरे टाइप की जो हमारी वर्षा आती है वो आती है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा, अब देखिए जो चक्रवाती वर्षा है इसमें क्या होगा, इसमें जो है दो विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां, मतलब जो है हमारी विभिन्न दो स्वभाव, मतलब अलग अलग स्वभाव की, मतलब एक गर्म वायु राशि होगी, एक ठंडी वायु राशि होगी। कि जब यहां से देखिए, यहां से हमारी जो है ठंडी वायु राशि आ रही है, मतलब आप ये कह सकते हो कि ठंडी हवा यहां से चली, और इधर से जो है गर्म हवाएं आई हैं, इनके बीच में यहाँ पे एक ढलवा सतह का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं वाताग्र। क्या बोलते हैं इसको, वाताग्र। और ये जो ठंडी हवा है ये इस गर्म हवा को ऊपर की तरफ उठा देती है और इसका स्थान घेर लेती है, मतलब नीचे जो है कैसी ठंडी वायु राशि और ऊपर की तरफ जो गर्म वायु राशि है इसको ऊपर की तरफ धकेल देती है, और यहाँ पे एक ढलवा सतह का निर्माण होता है, ये सतह कहलाती है वाताग्र। और इस प्रकार से जो है कौन सी वर्षा होती है, यहाँ पे जो वर्षा होगी इस प्रक्रिया से वो वर्षा कहलाती है हमारी चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, अब जो ये चक्रवातीय वर्षा है इसमें हमारे जो है वाताग्र बनते हैं। क्या बनते हैं, वाताग्र बनते हैं। दो प्रकार के वाताग्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं, उष्ण वाताग्र और शीतोष्ण वाताग्र। देखिए चक्रवात तो मैंने पूरा कंप्लीट करा ही दिया है आपको, मेरे जो चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप ये देख सकते हो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे समझाया है कि चक्रवाती वर्षा कैसे होती है, किस प्रकार से जो है वाताग्र आते हैं, फिर उष्ण वाताग्र, उष्ण वृत्तांश आते हैं, वह मौसम वहां पे कैसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा वाताग्र है, वाताग्र जो है पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो उष्ण वाताग्र है, कौन सा वाताग्र, उष्ण वाताग्र, उसकी आकृति पूछ ली गई थी। ठीक है, उष्ण वाताग्र की जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से। तो आपको ध्यान रखना है ये आकृति जो है किसकी है, उष्ण वाताग्र की है। और एक ये आकृति भी पूछ ली जाती है कि ये आकृति जो है ये किस प्रकार के वाताग्र की है, ये है हमारी शीत वाताग्र। ठीक है, और जो हमारी चक्रवाती वर्षा होती है इसमें वाताग्र बनता है उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र में क्या होता है, हमारी जो वर्षा है लंबे समय तक होती है यहाँ पे। ठीक है, और कम मतलब बहुत मूसलाधार यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, लेकिन शीत वाताग्र में जो हमारी वर्षा है वो कम समय के लिए होती है, लेकिन मूसलाधार यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। लेकिन जब उष्ण वृत्तांश आता है तो मौसम हमारा क्या होता है, साफ हो जाता है। तो इस प्रकार की वर्षा हमारी क्या कहलाती है, चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा में क्या होगा, एक तरफ से ठंडी वायु राशि आएगी, दूसरी तरफ से गर्म वायु राशि आएगी। ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि को ऊपर की तरफ धकेल देगी और बीच में एक ढलवा सतह का निर्माण होगा जो होगा वाताग्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाताग्र। इस प्रकार से की प्रक्रिया से जो वर्षा होगी वो वर्षा क्या कहलाएगी, हमारी चक्रवाती वर्षा। इस प्रकार की वर्षा में जो हमारे दो प्रकार के वाताग्र यहाँ पे बनते हैं। सबसे पहले देखिए उष्ण वाताग्र बनता है। उष्ण वाताग्र की आपको आकृति ध्यान रख लेनी है कि उष्ण वाताग्र जो है
उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। और दूसरा हमारा आता है शीत वाताग्र। शीत वाताग्र में कुछ इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। और जो उष्ण वाताग्र जब आता है तो यहाँ पे लंबे समय तक वर्षा होती है, लेकिन मूसलाधार नहीं होती, धीरे धीरे होती है, ठीक है। लेकिन शीत वाताग्र में जो हमारी वर्षा है वो मूसलाधार होगी, लेकिन कम समय के लिए होती है। फिर भी आपको देखिए ये जो चक्रवात है, चक्रवात का पूरा कॉन्सेप्ट मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको वहां से ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारा वर्षा है, वर्षा का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। लेकिन इससे संबंधित तो एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत भी आपके पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, ठीक है। तो वर्षा से संबंधित सिद्धांत, या फिर ये भी आ सकता है कि ये दे दिया जाए कि निम्न में से वर्षा से संबंधित सिद्धांत छाटिए कि कौन सा सिद्धांत जो है वर्षा से संबंधित है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है आइस क्रिस्टल थ्योरी। आइस क्रिस्टल थ्योरी, जो आइस क्रिस्टल थ्योरी है ये हमारी वर्षा से संबंधित सिद्धांत ही है। और ये जो सिद्धांत है ये दिया था हमारा बर्जरान और फंडीसेन ने। किसने दिया था? बर्जरान व फंडीसेन ने दिया था ये सिद्धांत। तो आपको ध्यान रखना है कि आइस क्रिस्टल थ्योरी किससे संबंधित है, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा नेट का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एचटेट में जो आपका पीजीटी है उसमें भी पूछ लिया जाता है कि निम्न चार जो है ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा निम्न में से वर्षा से संबंधित सिद्धांत कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है आइस क्रिस्टल थ्योरी जो है वो वर्षा से संबंधित सिद्धांत है। और किसने दिया था? बर्जरान या फंडीसेन ने दिया था। तो ये भी ध्यान रखना किसने दिया था ये, ठीक है। तो यहाँ इसी के साथ जो है हमारा वर्षा वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।